हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। चलिए अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना सप्लाई का नेक्स्ट लेक्चर। हम जिसमें क्या करेंगे, सप्लाई को फिनिश कर देंगे। हमने लास्ट टाइम कंप्लीट क्या कर लिया था, हमने शेड्यूल 1 तक देख लिया था। एक बार मैं फटाफट से आपको गो थ्रू करवाती हूँ, उसके बाद हम शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 फटाफट से फिनिश करेंगे। देन हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करने वाले हैं, फिर हम ये देखने वाले हैं कि जो जो हमने मॉड्यूल में किया है कुछ छूट तो नहीं गया, एंड जो सर्कुलर्स हमारे रह गए हैं मॉड्यूल से हम साथ साथ कंप्लीट करेंगे। मतलब कहने का ये है कि आज हम मॉड्यूल से अपना सप्लाई फिनिश कर लेंगे। यस, हम अपने मॉड्यूल से आज कंप्लीट सप्लाई को फिनिश कर लेंगे। मैं एक बार फटाफट से आपको रिमाइंड करा देती हूँ हमने क्या किया था, रिकॉल करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन। गुड्स क्या बोला था, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में से एक्सक्लूड क्या किया था, मनी एंड सिक्योरिटी। मनी एंड सिक्योरिटी को हटा दिया गया था एंड टू चीजों को ऐड किया था। ऐड किसको किया था, एक्शनेबल क्लेम को। एंड एक्शनेबल क्लेम किससे लिंकेज था, एक्शनेबल क्लेम का लिंकेज था शेड्यूल 3 से। मतलब शेड्यूल 3 कहता था एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं बनेंगे। एक्शनेबल क्लेम गुड्स तो हैं पर सप्लाई नहीं बनेंगे। क्या सबको उसने बोला, नहीं, उसने लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग को छोड़ दिया। मतलब लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग सप्लाई बन जाएंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास फॉर्मिंग पार्ट और अटैच टू द लैंड, जिसको आप अग्री टू बी सीवियर्ड बिफोर द सप्लाई, जिसको आप क्या करने को तैयार हैं, अग्री टू बी सीवियर्ड बिफोर द सप्लाई। और हमने सर्विसेज में क्या पढ़ा था, सर्विसेज में था एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स को छोड़ के कोई भी चीज बच गई वो किस में आ जाएगी, सर्विसेज में। इसमें से भी मनी एंड सिक्योरिटीज को हटा दिया गया एंड दो चीजों को इंक्लूड क्या किया गया था, यूज ऑफ द मनी एंड द कन्वर्जन ऑफ द मनी, जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है। मनी इटसेल्फ इज नॉट अ सर्विस या गुड्स, बट जो मनी आपने मनी की सर्विस दी, किसी को यूज करने की सर्विस दी या फिर कन्वर्जन ऑफ मनी की सर्विस दी, उसके बदले में आपने किसी से सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया तो वो क्या बन गया, वो बन गया था सर्विस। अगर आपने इसको डिटेल में देखना है, अभी तक ये लेक्चर नहीं देखा है, सो प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर, बिकॉज वहां पे 1 घंटे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया था। फिर हमने देखा था पीएसएलसी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट जो है वो क्या थे, दीज आर द गुड्स नोट द सिक्योरिटीज, ये भी एक सर्कुलर था। फिर हमने पढ़ा 7(1)(a), 7(1)(a) में क्या पढ़ा था, ऑल फॉर्म्स, मतलब सप्लाई आपने किसी भी नाम से करी हो, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, राइटर, डिस्पोजल, किसी भी तरीके से करी हो, इफ यू हैव मेड और अग्री टू मेड, कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए प्लस, बाय अ पर्सन होनी चाहिए प्लस, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। पर्सनल पर्पस के लिए आपने किया तो वो नहीं माना जाएगा। फिर 7(1)(b) में हमने पढ़ा था इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स हमने क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि जो इंपोर्टेशन ऑफ द गुड्स है वो क्या है, जो इंपोर्टेशन ऑफ द गुड्स है वो कहाँ डील होता है, वो हमारा डील होता है कस्टम में। फिर हमने पढ़ा था 7(1)(c). 7(1)(c) में हमने क्या पढ़ा था, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या था, विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन में वही एक्टिविटीज सप्लाई बनेगी जो शेड्यूल 1 में गिवन है। मतलब अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कंसिडरेशन के बिना है एंड शेड्यूल 1 में भी नहीं है तो वो कहीं भी फॉल नहीं होगी, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी थी, फिर हमने कहा था 7(1)(a) आएगा। 7(1) कैपिटल वाला जो ए आएगा वो क्या बोलेगा, वो शेड्यूल 2 बताएगा। शेड्यूल 2 क्या था, जो चीजें आपने 7(1) में पढ़ ली हैं वो सप्लाई ऑफ गुड्स बनेंगी या सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। चलो अभी हम पढ़ते हैं अपना शेड्यूल 2, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। एक बात बताओ मुझे, सप्लाई ऑफ गुड्स है कोई चीज या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है, मुझे ये क्यों देखना पड़ रहा है, मुझे ये चीज इसलिए देखनी पड़ रही है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के रेट अलग अलग हैं। यस, गुड्स और सर्विसेज के रेट अलग अलग हैं, इसलिए मुझे क्या देखना पड़ रहा है, जो मैंने सप्लाई की है वो सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगी या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी। ठीक है, चलो शेड्यूल 2 हम अपना कंटिन्यू करते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं हम शेड्यूल 2, मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा रही हूं। हम शेड्यूल 2 इसलिए पढ़ रहे हैं जो हमने 7(1) में पढ़ा, जो हमने सप्लाई 7(1) में डिसाइड की कि हाँ ये सप्लाई बनेगी ट्रांजैक्शन, बट वो जो सप्लाई है वो सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगी या फिर वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी, इसलिए हमने पढ़ा शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 चलो कंटिन्यू करते हैं। अब क्या कहता है, ट्रांसफर क्या बोल रहा है, सबसे पहले अगर आपने गुड्स में आपने किसी चीज को किसी को कोई गुड्स दी है एंड उन गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया है, आपने किसी को क्या दी है, गुड्स दी है एंड उस गुड्स का क्या ट्रांसफर कर दिया है,
टाइटल ट्रांसफर कर दिया तो उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। लेकिन अगर आपने गुड्स दी किसी को लेकिन उसमें राइट ट्रांसफर किया, मतलब मैंने आपको गुड्स दी, मैंने आपको बोला ठीक है अभी मेरे पास पड़ी थी आप कुछ दिन यूज करने के लिए ले जाओ, पर मैं टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रही हूँ, गुड्स तो मेरी रहेंगी, आप सिर्फ उसको यूज कर सकते हो, तो वो क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि आप कुछ सर्विस ले रहे हो किसी को यूज करने की। गुड्स मैंने नहीं बोला कि आपकी हो गई, आप सिर्फ उसको यूज करने का राइट ले रहे हो। दूसरी बात एक और चीज आती है, अनडिवाइडेड शेयर अगर किसी को ट्रांसफर हुआ है। अनडिवाइडेड शेयर का मतलब क्या, मान लो मैं अपने दो फ्रेंड्स के साथ पीजी में रह रही थी, हम क्या कर रहे थे, एक मिक्सर जूसर ग्राइंडर यूज कर रहे थे, हम 3 जनों ने कॉन्ट्री करके मिक्सर जूसर ग्राइंडर लेकर आया, हमने जब यूज किया तो मेरा अब डिसाइड हो गया कि मैं यहाँ से जा रही हूँ इस पीजी से, तो अब मिक्सर जूसर ग्राइंडर तो हम तीनों ने खरीदा था, लेकिन मैंने देखा मेरे जाने से के साथ साथ मेरे रूम में एक और गर्ल आ गई है, ठीक है, तो मैंने उस गर्ल को बोला देखो अभी मैं तो जा रही हूँ, मेरे तो किसी काम का है नहीं है, तो मैंने ना पैसे दिए हुए इसको कॉन्ट्री करी हुई है, तो मेरे नाम का आप मुझे यूज कर लेना ये मिक्सर जूसर ग्राइंडर, उसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे दो, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैंने उससे पैसे लिए तो क्या मैंने उसको मिक्सर जूसर ग्राइंडर बेच दिया, नहीं, मैंने उसको क्या सप्लाई किया, मैंने उसको अनडिवाइडेड राइट सप्लाई किया, अनडिवाइडेड शेयर, मेरा जो अनडिवाइडेड शेयर था उस मिक्सर जूसर ग्राइंडर में वो मैंने दे दिया, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। क्यों, लेकिन मैंने टाइटल नहीं दिया उसको, मैंने ये नहीं कहा जूसर अब तेरा होगा अब तू जैसे मर्जी यूज कर, नहीं, मैंने उसको बोला जो मिक्सर जूसर ग्राइंडर को यूज करने का राइट मेरे पास था, अनडिवाइडेड शेयर था मेरा उसमें, अब वो शेयर मैं आपको ट्रांसफर करती हूँ, नाउ यू कैन यूज दैट ग्राइंडर मिक्सर जूसर इन माई प्लेस, मेरी जगह पे आप उसको यूज कर सकते हो, तो उसको भी क्या बोलेंगे, उसको भी हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। टाइटल ट्रांसफर किया तो क्या बनेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर राइट या अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफर किया तो क्या बनेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। उसके बाद टाइटल इन द गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट, मैंने उसको बोला टाइटल इन द गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट, मैंने एक टाइटल ट्रांसफर करने की बात करी, मैंने कहा प्रॉपर्टी तब पास होगी जब एट द एंड आप मुझे लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दोगे, लाइक हायर परचेज, हायर परचेज जैसा कोई केस है तो उसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे। फटाफट से मेरे साथ रिकॉल करो, हमने क्या पढ़ा, इधर इधर ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टाइटल ट्रांसफर होगा तो क्या बोलेंगे, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, अगर राइट ट्रांसफर हुआ या फिर अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफर हुआ इन द गुड्स तो क्या बनेगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। वहीं अगर टाइटल इन द गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट फ्यूचर में प्रॉपर्टी पास होगी तो वो भी हायर परचेज की तरह होगा, तो क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स ही वो बन जाएगा। नेक्स्ट चीज चलिए देखते हैं क्या है, नेक्स्ट चीज है लीज टेनेंसी ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई द लैंड, मतलब एक लैंड को ऑक्यूपाई करने का राइट दे दिया, टेनेंसी राइट्स दे दिए, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा, मतलब लैंड को यूज करने का अधिकार किसी को दिया जा रहा है, चाहे वो लाइसेंस के थ्रू हो, चाहे वो ईजमेंट के थ्रू, चाहे वो टेनेंसी राइट्स हो गए, तो वो क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस, सिंपल सी बात है, जो लेट आउट वाली चीज है वो सर्विस बनेगी, उसमें आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, पूरा का पूरा गुड्स की टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, सप्लाई ऑफ, अगर आपने किसी को लैंड यूज करने के राइट दिए हैं, चाहे वो लैंड कमर्शियल प्रॉपर्टी की है, चाहे वो लैंड बिल्डिंग की है, चाहे वो रेजिडेंशियल के हैं, तो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। लेकिन एग्जम्पशन चैप्टर में हम जाके देखेंगे, अगर टेनेंसी राइट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के हैं, सबसे पहली बात तो वो सर्विस मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। फिर हमने क्या देखा कि हम एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे, अगर टेनेंसी राइट दी है किसी को लेकिन वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। सप्लाई ऑफ सर्विस तो है वो, अगर आपने किसी को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज करने का राइट दिया है वो सप्लाई ऑफ सर्विस तो है, पर उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया तो वो क्या बन गया, एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या बन गया, एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद आता है आपने कोई राइट्स अपने सरेंडर कर दिए, आपने किसी प्रॉपर्टी को यूज करने के राइट्स सरेंडर कर दिए तो वो भी टैक्सेबल हो जाएंगे, अगर आपने राइट्स सरेंडर कर दिए तो वो क्या हो जाएंगे, वो टैक्सेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रीटमेंट और प्रोसेस, आपने किसी और की गुड्स पे ट्रीटमेंट किया लाइक जॉब वर्क, तो जॉब वर्क क्या बनता है हमेशा, सप्लाई ऑफ
सर्विस बनता है। जॉब वर्क क्या बनता है? सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रीटमेंट और प्रोसेस टू वन अनदर पर्सन गुड, किसी और की गुड्स मेरे पास आ रही है, मैं उस पर कुछ ट्रीटमेंट करके दे रही हूँ, काइंड ऑफ जॉब वर्क, तो वो क्या बन जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। फिर से रिपीट करो मेरे साथ, ध्यान आपका मेरी तरफ होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, माइंड में रिकॉल करना है। सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइटल अगर आप गुड्स में दे रहे हो तो क्या बनेगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आप क्या कर रहे हो, राइट या अनडिवाइडेड शेयर दे रहे हो तो क्या बन जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर फ्यूचर में प्रॉपर्टी पास होगी, हायर परचेज वाला केस, तो क्या बन जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर हमने पढ़ा अगर हम लैंड को ऑक्यूपाई करने के लीज टेनेंसी राइट्स दे रहे हैं, ईजमेंट को राइट्स दे रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ क्या बन जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा, अगर आप रेजिडेंशियल से रिलेटेड राइट दे रहे हो तो है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस, पर उसको क्या कर दिया गया है? उसको एग्जाम्प्टेड कर दिया गया है, उसको एग्जाम्प्टेड कर दिया गया। डोंट वरी, जब मैं एग्जाम्पशन चैप्टर पे आऊंगी तो मैं इसको फिर से लिंक कराने वाली हूँ, सो दैट इतना पक्का हो जाए हमारा कि जीएसटी हमें याद एकदम से रहना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हमने क्या देखा, अगर ट्रीटमेंट और प्रोसेस, किसी और की गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहे हो तो क्या बनेगा? तो वो बन जाएगा जॉब वर्क, तो क्या बन जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। कुछ सर्कुलर्स थे इसके रिगार्डिंग, क्या थे? रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स, किसी के टायर्स को रीथ्रेड कर रहे हो या फिर बस बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, मतलब आपको चेस्टी मिल गई, उसके ऊपर आप बॉडी बना रहे हो, तो वो भी जॉब वर्क की तरह सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। चाहे वो अपना उसके ऊपर गुड्स लगा रहा है, उसके ऊपर की बॉडी लगा रहा हो, बट स्टिल वो सप्लाई ऑफ क्या बन जाएगा? सर्विस बन जाएगा। उसके बाद चलिए क्या कहता है, उसके बाद आता है कि अगर आप अपनी बिजनेस एसेट किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप अपनी बिजनेस एसेट किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, अगर मैंने परमानेंट ट्रांसफर कर दी अपनी बिजनेस एसेट, मान लो मेरे पास कोई बिजनेस एसेट थी, मैंने परमानेंट किसी को दे दी, तो मेरे लिए वो क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है। अब क्या हुआ, मैंने किसी को सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करने के लिए दी थी। देखो, मेकिंग अवेलेबल फॉर यूज, मैंने किसी को यूज करने के लिए दी, ओनली किसी को सिर्फ यूज करने के लिए दी, या फिर कोई चीज घर पे यूज करने के लिए प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर ली। मान लो मेरी साइकिलों की दुकान थी, मैंने सोचा साइकिल में 4-5 दिन चलाती हूँ, थोड़ा पतला हो जाती हूँ खुद से, फिर मैं साइकिल शॉप में ले आऊंगी, तो वो भी क्या बन जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। ध्यान रखना, अगर मैंने परमानेंट दे दी तो वो गुड्स है, अगर किसी को अवेलेबल करवाई कि आप यूज कर लो, या फिर मैंने प्राइवेटली यूज कर ली कोई चीज, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगी। उसके बाद देखो क्या आता है, इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस अगर मैं बंद कर रही हूं, या फिर आई एम सीज टू बी द टैक्सेबल पर्सन, पहले मैं टैक्सेबल पर्सन थी, नाउ आई विल नो लॉन्गर रिमेन द टैक्सेबल पर्सन। मैं अगर टैक्सेबल पर्सन नहीं रहूंगी तो जो भी मेरा माल होगा उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ द गुड्स। वो क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ द गुड्स। अब कुछ केस ऐसा है जहां पे मैंने बिजनेस बंद कर दिया, आई एम सीज टू बी द टैक्सेबल पर्सन, बट स्टिल वो नहीं सप्लाई मानी जाएगी। वाई? मान लो मैंने किसी को बिजनेस एज इट इज ट्रांसफर कर दिया, गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर दिया, और वो आगे टैक्सेबल पर्सन है, तो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है, वो टैक्स भरेगा, तो मेरे लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। फिर से देखो वो सप्लाई ऑफ द गुड्स नहीं मानी जाएगी। अगर बिजनेस क्लोज हो रहा है, नॉर्मली बिजनेस क्लोज हो रहा है, मैं किसी को ट्रांसफर नहीं कर रही हूं, तो क्या माना जाएगा कि मेरे पास जो भी गुड्स थी मैंने वो क्या कर दी है? सप्लाई कर दी है, तो वो क्या बन गया? सप्लाई ऑफ गुड्स बन गया। बट इन केस एक्सेप्शन क्या है, अगर मैंने एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब बिजनेस चलता चलाया किसी को दे दिया, किसी रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जो कि खुद टैक्सेबल है, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे। वाई? बिकॉज जब वो सप्लाई करेगा तो अल्टीमेटली टैक्स आ जाएगा ना उस पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसको सप्लाई ऑफ द गुड्स नहीं मानेंगे। आई होप आपको समझ में आया हमने क्या पढ़ा। आंखें बंद करके मेरे साथ रिपीट करो। जब हमने गुड्स में टाइटल दिया था तो सप्लाई ऑफ गुड्स था। जब हमने गुड्स में राइट दिया था या फिर अनडिवाइडेड शेयर दिया था गुड्स में किसी को, तो वो क्या था? सप्लाई ऑफ सर्विस था। हायर परचेज की तरह दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स था। प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए राइट दिए थे किसी को, तो सप्लाई ऑफ सर्विस था। जॉब वर्क सप्लाई ऑफ सर्विस था। बिजनेस ऐसे ट्रांसफर करी है, परमानेंट ट्रांसफर था तो गुड्स माना जाएगा। लेकिन अगर किसी को वैसे मेकिंग अवेलेबल फॉर यूज कर दिया या फिर प्राइवेट पर्पस के लिए कुछ यूज कर लिया, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। उसके बाद अगर बिजनेस क्लोज डाउन हो रहा है, अगर बिजनेस
क्लोज हो रहा है या फिर पर्सन सीज टू बी द टैक्सेबल पर्सन, वो जो पर्सन है वो अब टैक्सेबल नहीं रहा, तो क्या मान लिया जाएगा, जो भी गुड्स है वो हमने सप्लाई कर दी एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स कर दी है। एक्सेप्शन क्या थी, अगर आप गोइंग कंसर्न में ट्रांसफर कर रहे हो तो वो एक एक्सेप्शन है। चलो उसके बाद देखते हैं क्या है। देखो उसके बाद क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। अगर मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे दी तो क्या मैंने बेच दी कोई चीज, नहीं, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन भी सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। मान लो मैंने कोई बिल्डिंग बेची है, देखो मैंने कोई बिल्डिंग बेची है। अब दो चीजें हैं, जब बिल्डिंग बनती है तो या तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, दोनों में से जो पहले वाली चीज है कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लस फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, और दोनों में से जो पहली वाली चीज है, ठीक है, उससे पहले अगर कुछ पैसा मिल जाता है, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी या फिर सीसी से पहले कुछ पैसा मिल जाता है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। लेकिन अगर बाद में मिलता है तो हम शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे, जो लैंड बिल्डिंग आप ट्रांसफर करते हो उसको सप्लाई के दायरे से बाहर रखा गया है, उसको सप्लाई के दायरे से बाहर रखा गया है। तो कंस्ट्रक्शन भी सर्विस हो गया, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कब मानेंगे, जब कोई भी अमाउंट सीसी और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, कंप्लीशन और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले अमाउंट जो मिल गया है उसको फिर बोल दिया जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। आपने टेम्परेरी राइट्स किसी को दिए हैं, आईपीआर जो होते हैं, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कुछ ऐसा आईटी सॉफ्टवेयर पे कुछ हो रहा है, आईटी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो रहा है, डिजाइनिंग हो रही है, प्रोग्रामिंग हो रही है, अपग्रेडेशन हो रही है, तो वो भी क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। अगर रीफ्रेन और टॉलरेट नॉट टू डू एनी एक्ट, अगर मैंने आपको बोला कि आप अपना यहाँ पे 10 दिन बिजनेस नहीं चलाओगे क्योंकि यहाँ पे मेरा बिजनेस चल रहा है, उसके बदले ये लो कुछ पैसा रख लो, तो आपने कुछ टॉलरेट किया या फिर कुछ ना करने के मेरे को प्रॉमिस किया, तो कुछ सहन करना, कुछ ना करना भी एक सर्विस देना माना जा रहा है। तो कोई रीफ्रेन, कोई टॉलरेट, कोई नॉट टू डू एनी एक्ट, उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है तो क्या हुआ, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जा रहा है। उसके बाद राइट टू यूज एनी गुड्स, किसी गुड्स को यूज करने का राइट है तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई ऑफ सर्विस बना जा रहा है। वो क्या बन रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस। इस पेज पे फिर से देखो हमने क्या देखा, अगर आप किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो, अगर आप किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो तो क्या बन जाएगी, वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन भी सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। कैसे, अगर कुछ अमाउंट किस्त में मिली है, अगर अमाउंट कब मिली है, सीसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, मतलब मान लो कंप्लीशन हुआ 1/12 को, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हुई 1/10 को, दोनों में से जो अर्लियर है उससे पहले कुछ अमाउंट अगर मिल जाती है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। उसके बाद होगी तो वो लैंड या बिल्डिंग की सप्लाई मानी ही नहीं जाती, वो सप्लाई के दायरे से बाहर है, वो हम देखेंगे शेड्यूल 3 में। ठीक है, फिर आता है टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर। अगर आईपीआर को टेम्परेरी ट्रांसफर किया गया है तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। डेवलपमेंट राइट, डिजाइनिंग राइट, अपग्रेडेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। टॉलरेशन और नॉट टू डू एनी एक्ट, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। उसके बाद आता है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो रेस्टोरेंट वाला बिजनेस होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड हो गया, तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। हो सकता है बहुत सारा अमाउंट उसमें गुड्स का हो तो, बट स्टिल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड फूड वाली चीजें क्या बन जाएंगी, सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएंगी। उसके बाद ये चीजें देखो, ये वाला देखो पॉइंट ध्यान से, क्या कह रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, मतलब एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ पर्सन ने क्या करा, अपने मेंबर्स को गुड्स सप्लाई किया फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट और अदर कंसिडरेशन। अगर किसी
अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ने या फिर बॉडी ऑफ पर्संस ने क्या किया, गुड्स ट्रांसफर किए अपने मेंबर्स को, तो वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। इसको स्टार मार्क कर लो। ये वाला भी हम सर्कुलर्स के साथ देखेंगे, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, बेटर है वहां पे समझ आएगा कि जब हम ज्वाइंट कॉल वाला पॉइंट है, कैश कॉल रेस की है, वो भी हम देखेंगे। वो सर्कुलर्स में मैं डिटेल में रीडिंग कराऊंगी बिकॉज वो वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे जस्ट मैंने इसलिए लिखा सो दैट कुछ भी मिस ना हो, है ना, तो वहां पे मैं आपको रीड कराऊंगी सो दैट अच्छे से हो जाए। इसको भी स्टार मार्क कर लो क्योंकि अल्टीमेटली मैं क्या करने वाली हूँ, अल्टीमेटली मैं सारा का सारा क्या करूंगी, एक बार गो थ्रू करने वाली हूँ मॉड्यूल सो दैट कुछ भी मिस ना हो, आप लोगों को दोबारा उठाने की जरूरत ही ना पड़े। चलो एक बार तो हमारा ये हो गया, शेड्यूल 2 हो गया फिनिश। शेड्यूल 2 ने हमें क्या बताया था, शेड्यूल 2 ने हमें ये बताया था कि कौन कौन सी चीजें सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी, कौन सी जो सप्लाई है वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। चलो अभी हम देखते हैं शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल 3 के बाद हम फिर से क्या करेंगे, मॉड्यूल अपना गो थ्रू करेंगे एक वाटर ब्रेक के बाद। चलिए शेड्यूल 3 निकालिए। शेड्यूल 3 क्या कह रहा है, शेड्यूल 3 बोलता है नॉन सप्लाईज अंडर द जीएसटी, उनको जीएसटी के अंदर सप्लाई नहीं माना जाएगा। ऐसी कौन कौन सी आइटम्स हैं, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं या ट्रांजैक्शंस हैं जिनको जीएसटी के अंदर सप्लाई नहीं माना जाएगा। सबसे पहली बात क्या कह रहा है, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, हमने तो भाई शेड्यूल 1 में पढ़ा था, शेड्यूल 1 में क्या पढ़ा था, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ दिया है। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर तो हमने क्या पढ़ा था, वो तो सैलरी का पार्ट बनता है ना, वो तो सर्विस इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट होता है। सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट की वाली सर्विस उसने दी है, इन कोर्स ऑफ इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, उसने कहा था मैं एम्प्लॉयमेंट में आपको ये चीजें प्रोवाइड करूंगा, अगर वो चीजें हैं तो वो सैलरी का हिस्सा होंगी और वो क्या कहते हैं जीएसटी का पार्ट नहीं बनेगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, लेकिन जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सर्विस दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ दिया था, हमने पढ़ा था शेड्यूल 1 में, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अगर 50,000 तक का कुछ गिफ्ट दिया है इन अ फाइनेंशियल ईयर तो ओके, उससे ज्यादा तो जीएसटी आ जाएगा। लेकिन एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कुछ दिया, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपने बोला ठीक है मेरा काम है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना, वो मेरा अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो आपका अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप सर्विसेज दे रहे हो वो आपकी जीएसटी का पार्ट नहीं बनेगी, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो सैलरी के अंडर आ जाएगा। उसके बाद सर्विसेज बाय ए कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब कोर्ट और ट्रिब्यूनल अगर कोई सर्विस दे रहे हैं तो वो भी सप्लाई अंडर द जीएसटी नहीं मानी जाएगी। पहला हमने क्या पढ़ा, एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को कोई सर्विस दे रहा है तो वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो वो भी सप्लाई अंडर जीएसटी नहीं माना जाएगा। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि सर्विस बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट और ट्रिब्यूनल अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस, सॉरी वो भी सप्लाई अंडर द जीएसटी नहीं माना जाएगा। उसके बाद इनको जस्ट माइंड में रखना है, रट्टा नहीं लगाना है, ये चीजें आपको जब दिखेंगी ना तो आपको रिकॉल होना चाहिए भी हाँ इसे सप्लाई अंडर जीएसटी नहीं है एज पर शेड्यूल 3। ऐसा नहीं है कि हम बैठ के वर्ड्स रटा फंक्शंस परफॉर्म अंडर, नहीं, डू नॉट डू दैट, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट, बिकॉज मैं खुद क्या करती थी पहले, चीजों को वर्ड टू वर्ड पढ़ती थी सो दैट वो एक ही चैप्टर पे सारे 2 महीने निकल जाते थे, पास कहां से होंगे फिर हम, है ना। तो हमें क्या करना है, क्रक्स माइंड में रखना है, चीजों को लिंक करना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो जीएसटी में वो लिंकेज है कि अगर आपने एक टॉपिक उठाया उससे रिलेटेड सारी चीजें आपके माइंड में आ रही हैं, दैट इज द वे हाउ टू स्टडी द आईडीटी या फिर जीएसटी को आपने पढ़ना है। चलो थर्ड पॉइंट क्या है जो सप्लाई अंडर जीएसटी नहीं माना जाएगा, क्या है वो पॉइंट, चलो देखते हैं। ये पॉइंट है फंक्शंस परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कोई फंक्शन किया है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स ने कोई फंक्शन किया है,
या फिर मेंबर ऑफ पंचायत ने कोई फंक्शन किया है, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी या फिर अदर लोकल अथॉरिटीज इन्होंने कोई फंक्शन किया है तो वो भी सप्लाई अंडर जीएसटी नहीं माना जाएगा। ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी पर्सन ने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एज ए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पोस्ट होल्ड करी है तो वो अपनी वहां पे ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो वो भी सप्लाई अंडर जीएसटी नहीं आएगा। एमपी एमएलए इन सब की भी, पंचायतों वालों की भी सर्विस नहीं आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई पोस्ट होल्ड करके बैठा है तो वो भी उसमें नहीं आएगी। उसके बाद ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन ने कोई ड्यूटी परफॉर्म किया, कैसे किया है, एज अ चेयरपर्सन और ए मेंबर और ए डायरेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी हु इज नॉट डीम्ड टू बी एम्प्लॉय, जो कि एम्प्लॉय नहीं माना जाता, क्योंकि एम्प्लॉय माना जाता तो वो तो ऊपर ही एग्जाम्प्ट हो गया, वो तो ऊपर ही, सॉरी एग्जाम्प्ट नहीं हुआ, एग्जाम्प्ट क्या होता है, टैक्सेबल होने के बाद एग्जाम्पशन दी है, वो तो ऊपर ही शेड्यूल 3 से उसको हमने नेगेटिव लिस्ट में कर दिया। अगर वो एज एन एम्प्लॉय नहीं था तो यहाँ पे वो आ जाएगा एज अ चेयरपर्सन, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भी दे रहे हो तो वो भी सप्लाई अंडर जीएसटी नहीं माना जाएगा। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर हमने पढ़ा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कुछ दे रहा है एज ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो भी नहीं आएगा। ठीक है, कोर्ट की कोई सर्विसेज है, सर्विस बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, वो भी नहीं आएगा। एमपी एमएलए, ठीक है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की कोई पोस्ट करी, वो भी नहीं आएगा। आपको जस्ट ये माइंड में रखनी है, क्योंकि जब 2-3 बार मैं क्या करूंगी, अभी रिवीजन लूंगी ना तो मैं आपको पूछूंगी तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऐसा हमने शेड्यूल 3 में पढ़ा था, देखना। उसके बाद सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रिमेटोरियम, मोर्चरी, वो कह रहे हैं कि जब बंदा जा रहा है, डिजीज्ड पर्सन है, उसकी कोई भी सर्विसेज है तो उस पे भी हम कुछ भी जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। सेल ऑफ द लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, सेल ऑफ द लैंड को भी शेड्यूल 3 वाले पॉइंट को छोड़ दो तो वो शेड्यूल 2 वाले पॉइंट को छोड़ दो तो वो भी सप्लाई अंडर जीएसटी से बाहर है। मतलब अगर लैंड या बिल्डिंग सेल हुई है, सीसी और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले पेमेंट आ गई थी तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। अगर उसके बाद पेमेंट आई है तो हम ये मानते हैं कि वो लैंड बेची है। अगर पहले पेमेंट आती है मानते हैं कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, कंस्ट्रक्शन सर्विस है वो। अगर बाद में बेची है तो हम ये मानते हैं कि पूरी बना के लैंड या बिल्डिंग बेच रहे हो। जब पूरी बना के लैंड या बिल्डिंग बेचते हो तो उसको सप्लाई अंडर जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, अगर सर्विस, कंस्ट्रक्शन की सर्विस ली है लेकिन पेमेंट कब रिसीव हुई, पेमेंट रिसीव हुई सीसी और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले। सीसी और ऑक्यूपेंसी दोनों में से जो पहले होगा उससे भी पहले अगर पेमेंट आ गई तो हम ये मान लेंगे कि वो कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज है। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसके बाद बेची है तो हम ये मान लेंगे कि आपने लैंड या बिल्डिंग तैयार करके बेची है तो वो लैंड एंड बिल्डिंग सप्लाई के दायरे से, सप्लाई अंडर जीएसटी के दायरे से बाहर है एज पर द नेगेटिव लिस्ट अंडर शेड्यूल 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है हमारा मेन पॉइंट जिसमें हमने बहुत ज्यादा चर्चा की है, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। एक्शनेबल क्लेम गुड्स तो थी, बिल्कुल थी। उन्होंने क्या बोला, एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई अंडर जीएसटी नहीं माना जाएगा। सप्लाई नहीं माना जाएगा तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। लेकिन क्या सारे एक्शनेबल क्लेम को आउट किया उसने? नहीं, उसने कहा लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग को छोड़ के, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग को छोड़ के। उसके बाद चलिए देखिए क्या कह रहा है। उसके बाद आता है सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स की सप्लाई की जा रही है फ्रॉम अ प्लेस नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मान लो गुड्स आ रही थी किसी और देश से, जानी है श्रीलंका, इंडिया में होके जा रही है, भाई नॉन टैक्सेबल से ही आई हैं, नॉन टैक्सेबल में जा रही हैं, इंडिया में जस्ट एंटर की हैं सो दैट वो वहां से पैसेज हो सके उनका, तो वो भी सप्लाई अंडर जीएसटी नहीं माना जाएगा। ऐसे तो लोग कहेंगे हम पागल है, कोई भी चीज गुड्स आ रही है तुम उन पे जीएसटी लिए जा रहे हो। तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से ही आई हैं, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ही जा रही हैं, एंटर की थी जस्ट इंडिया में। सॉरी एक बार देखो, विदाउट सच गुड एंटरिंग इनटू द इंडिया, मतलब इंडिया में हमारा उसका कुछ नहीं है, बाहर से आई थी बाहर ही जा रही है, जस्ट पास होके जा रही है वहां से, तो वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगी। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस, कहां से सप्लाई हुई है, सप्लायर कौन है,
सप्लायर वो बंदा है जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, ठीक है। और सप्लाई कहाँ पे हो रही है, सप्लाई भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हो रही है जहां पे जीएसटी नहीं लगता। विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 8। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सप्लाई ऑफ वेयर हाउस्ड गुड्स, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। इसको स्टार मार्क करो, इसको हम पढ़ेंगे कस्टम के अंडर। फिर भी मैं एक बार रीड आउट करवा रही हूँ। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, वेयर हाउस में गुड्स पड़ी हुई थी टू एनी पर्सन बिफोर होम कंजम्पशन। मैंने गुड्स लाके अभी होम कंजम्पशन के लिए नहीं करा, वेयर हाउस में रखी हुई थी, वेयर हाउस में रखे रखे ही मैंने बेच दी, अभी होम कंजम्पशन से पहले ही बेच दी, तो वो भी सप्लाई के दायरे से बाहर हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इसको मार्क कर लो, ये तभी अच्छे से समझ में आएगा जब हम कस्टम करेंगे। तो यहां तक हमारा क्या कंप्लीट हो गया, हमारा हो गया सेक्शन 7 अच्छे से कंप्लीट। आई होप आपको सप्लाई अच्छे से समझ आया होगा। अभी हम करेंगे क्या, अभी हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 करते हैं, फिर मैं एक बार टाइम देखती हूँ कि कितना हो गया है, अकॉर्डिंगली हम इसमें सर्कुलर करें या फिर नेक्स्ट में करें। चलो अभी हमने करना है, अभी हम करेंगे क्या, अभी हम करेंगे सेक्शन नंबर 8। यस, इसके बाद मैं क्या लेने वाली हूं, इसके बाद देखो अगर अभी सेक्शन 8 मेरा फिनिश हो जाता है, सेक्शन 8 में इन डेप्थ कराने वाली हूँ, सेक्शन 8 मेरा अभी हो जाता है फिनिश, तो मैं क्या करूंगी, अभी कल का दिन तो आई विल बी टेकिंग अप द थ्योरी चैप्टर, उसके बाद एक लेक्चर रख के मैं क्या करूंगी, इसके जो भी बच गए पोर्शन सर्कुलर्स वगैरह वो मॉड्यूल से हम एक बार रीड आउट कर लेंगे, अदरवाइज ट्राई करते हैं कि अभी हो जाए। चलो जो इसका लेटेस्ट रेप्लिकेट है ना, दैट इज द बेस्ट थिंग टू स्टडी द जीएसटी, क्योंकि सब मिलेगा आपको और कंसाइज वे में पड़ेगा, वर्ड टू वर्ड भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अच्छे से हो जाएगा। चलिए अभी हम पढ़ते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 आता है, एक है कंपोजिट सप्लाई, एक है मिक्स्ड सप्लाई। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, क्योंकि इसका एक आधा एमसीक्यू तो मिल ही जाता है। क्या कहता है कंपोजिट सप्लाई, जब आपने 2 और मोर सप्लाईज करी हैं, 2 और मोर सप्लाईज करी हैं, वो जो 2 और 2 से ज्यादा सप्लाई हैं वो नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए। मैं आपको कीवर्ड्स बता रही हूं, पहली बात तो 2 और मोर सप्लाईज हैं, दूसरी बात वो चीज क्या होनी चाहिए, नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए। पहली बात 2 और मोर सप्लाई, दूसरी बात नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए। नेचुरली बंडल्ड का मतलब वो साथ में ही बिक सकती हैं। जैसे मैंने फोन खरीदा, उसका चार्जर ऑटोमेटिकली साथ में आना बनता है, इन कंजक्शन विद ईच अदर, जिसमें से एक जो सप्लाई है वो मेन है। एक बात बताओ, चार्जर के चक्कर में आप फोन खरीद लोगे या फोन के लिए चार्जर खरीदना पड़ता है, फोन के लिए चार्जर खरीदना पड़ता है। आप पहचान पा रहे हो ना इसमें से मेन सप्लाई क्या है, मेन सप्लाई हुई फोन, चार्जर इज द उसके साथ जो कंजंक्शन में आ रहा है, तो वन ऑफ द विच क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई। आंखें बंद करके रिपीट करो, 2 और मोर सप्लाईज हैं। नंबर 1 2 और मोर सप्लाईज हैं। फिर वो क्या कह रहा है, ये क्या होनी चाहिए, ये नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए। मतलब जबरदस्ती आपने इनको मिक्स एंड मैच नहीं करा, टूथपेस्ट के साथ आपने कहा एक टॉफी दे देते हैं, अरे नहीं, दांत खराब होगा तो ब्रश कर लेना, नहीं। 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज तो हैं, 2 और मोर सप्लाईज तो हैं, और वो क्या है, नेचुरली बंडल्ड है। 2 और मोर सप्लाईज तो है, वो क्या है, नेचुरली बंडल्ड है, जिसमें से एक क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई। अगर ऐसी कोई सप्लाई है तो रेट कौन सा लगेगा, रेट लगेगा प्रिंसिपल सप्लाई। मान लो फोन का चार्जर वैसे तो अलग भी बिकता है, फोन का चार्जर वैसे तो अलग भी बिकता है, पर मैंने तो कंपोजिट सप्लाई की है, जिसमें से मुझे पता चल रहा है मेन सप्लाई कौन सी है, मेन सप्लाई है यहाँ पर, मेन सप्लाई है यहाँ पर फोन की सप्लाई। तो रेट कौन सा लगेगा, प्रिंसिपल वाला। रेट कौन सा लगेगा, प्रिंसिपल वाला, क्योंकि चार्जर का रेट भी तो अलग से अवेलेबल होगा ना, चार्जर पे क्या रेट लगता है, बट यहाँ पे नेचुरली बंडल्ड है
तो प्रिंसिपल सप्लाई वाला रेट लग जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई है। चलो एक्चुअली बहुत ज्यादा कट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, कल इसलिए वीडियो नहीं बन पाई। डोंट वरी, अभी कंटिन्यू आती रहेंगी। तो अभी हम ये फिनिश करते हैं, तब तक अगर आ जाती है लाइट तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं टेकअप कर लूंगी। चलो उसके बाद आता है मिक्स सप्लाई। मैं आपको एक चीज इससे पहले सॉरी बता दूं कि जो फर्स्ट ऑनवर्ड्स है, फर्स्ट ऑनवर्ड्स में बिल्कुल रेगुलर रहूंगी। फर्स्ट ऑनवर्ड्स में डेडिकेटेड रहूंगी पूरे एग्जाम्स के लिए अच्छे से। अभी हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद थ्योरी चैप्टर। थ्योरी चैप्टर हमने इतने अच्छे से करना है बिकॉज वो बहुत ज्यादा मार्क्स बनाने वाले चैप्टर हैं। थ्योरी चैप्टर हम अच्छे से कर लेंगे। मैं ट्राई करूंगी थ्योरी चैप्टर को इतने अच्छे से, इतना एक ही बार क्लास में इतना रिपीट करवा दूं थ्योरी चैप्टर को कि आपको लर्न हो जाए हैंड टू हैंड चीजें। चलो उसके बाद आती है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या कहती है? टू और मोर सप्लाईज तो वो भी है, टू और मोर सप्लाईज तो वो भी है, लेकिन वो नेचुरली बंडल नहीं है। मैंने एक चॉकलेट और टॉफी कुछ कुछ पैकेट्स बना के बंडल बना के हम गिफ्ट करते हैं ना, तो वैसे ही कुछ सप्लाई है। दो दे कैन बी इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली भी बेची जा सकती है, पर हम जबरदस्ती उनको इकट्ठा कर रहे हैं। साफ साफ नजर आ रहा है कि अलग अलग है, वो हम जबरदस्ती उनको इकट्ठा कर रहे हैं। टैक्स लाइबिलिटी शैल बी एट द रेट, जो हाईएस्ट रेट होगा वो हमारा रेट लग जाएगा। अगर आपने जबरदस्ती की सप्लाई को किया है मिक्स एंड एक ही रेट चार्ज किया, देखो अगर अलग अलग प्राइस चार्ज किया है तो वो तो अलग अलग लगेगा। अगर आपने एक ही चार्ज कर लिया, एक पूरा बंडल, आप क्या करते हो गिफ्ट पैक लेने जाते हो ना, इसमें टॉफी है, चॉकलेट है, कुरकुरे शुरकुरे सब होता है बीच में, उसका पूरा एक 200 रुपए का प्राइस बना के आपको दे दिया जाता है, 200 रुपए है। वो हुई मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स सप्लाई में क्या होगा, जीएसटी किस रेट पे लगेगा? जो सबसे हाईएस्ट रेट वाली आइटम है पूरी 200 रुपए की अमाउंट पे वो लग जाएगा। वो तभी लगेगा जब आपको एक सिंगल प्राइस चार्ज किया गया है, वो तभी लगेगा जब आपको सिंगल प्राइस चार्ज किया है। ये हुई हमारी मिक्स सप्लाई। सिंपल सी बात है, कॉम्पोजिट सप्लाई नेचुरल बंडल है और रेट कौन सा लगेगा? प्रिंसिपल। जो मिक्स्ड सप्लाई है वो टू और मोर नॉट नेचुरली बंडल है, जबरदस्ती का मिलावा किया हुआ है, बट रेट कौन सा लगेगा? जो हाईएस्ट रेट है, जो कौन सा रेट है? हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है, वो लग जाएगा। यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया है चैप्टर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एग्जाम्पल्स एंड सर्कुलर्स मैं करवाऊंगी। अभी एक्चुअली ये मेरे को लग रहा है कि ये बंद होने वाला है वीडियो, तो इससे पहले वीडियो बंद हो मैं खुद ही एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट में मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ एक सेपरेट पोर्शन में। कल मैं लेकर आने वाली हूँ थ्योरी ही, कल एक थ्योरी का चैप्टर पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली डिमांड एंड रिकवरी। मोस्ट इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे डिमांड एंड रिकवरी, इतना इंटरेस्टिंग वे में कि आपको लर्न हो जाएगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू, लर्न कर देंगे हम उसको अच्छे से। ठीक है, डिमांड एंड रिकवरी को हम अच्छे से लर्न कर लेंगे। डिमांड एंड रिकवरी ही पिकअप करते हैं चलो कल को। ठीक है, डिमांड एंड रिकवरी को हम अच्छे से लर्न कर लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल क्या क्या चीजें मैं आपको बता दूंगी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। यस, थ्योरी में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ आंसर राइटिंग कैसे करनी है। इसके हम जब क्वेश्चन टेकअप करेंगे तो इसका भी मैं आपको गाइड कर दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। यस, डू नॉट वरी, मैं एक बार इसको गो थ्रू करूंगी, सर्कुलर इसमें से रीड करूंगी, जितना हो गया है एक बार प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज करना। ये ध्यान रखना जितना मैंने कराया उतना आपको अच्छे से लर्न हो चुकी है चीजें, है ना। अगर आपको इतनी लर्न हो गई है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी मोटिवेशन भी आने वाली है एंड ये ऐसा आईडीटी भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।